नमस्कार, मैं हूँ रोहित अमापुरी और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 24। साहित्य समाज का दर्पण है, उसी तरह से फ़िल्म भी हमारे समाज को प्रतिबिंबित करती हैं। हमारे समाज में जो एक तरह से व्यवस्था है, उसको कहीं न कहीं लोगों के सामने रखती हैं। इसी बीच एक फ़िल्म आई द कश्मीर फाइल्स। उसमें जिस तरह से घटनाएँ देखी लोगों ने, जिस तरह से लोगों ने फ़िल्म देखा और फ़िल्म देखने के बाद लोगों की जो प्रतिक्रिया थी, जिस तरह से लोग कुछ लोग रोते हुए बाहर निकले और जिस तरह से उनकी एक तरह से मुद्रा थी वो देखने लायक थी और कहीं न कहीं ये समझ में आ रहा था कि ये दुखी हैं जिस तरह से मानवता का दोहन कश्मीर में 1990 के दशक में किया गया। साथ ही साथ हमने भी कुछ अलग करने का सोचा कि क्यों ना समाज में जब कोई फ़िल्म आती है तो बहस ज़रूर छिड़ती है कि कुछ इसमें अपचोद हो सकती है, कुछ सही है, कुछ गलत है। तो ऐसे में हमने एक पत्रकारिता धर्म निभाते हुए ये कोशिश करी कि क्यों ना ऐसे पात्रों को सामने लाया जाए, जिन्होंने इस दर्द को झेला है, जिन्होंने इस दंश को सहा है, उनको भी समाज में सामने आना चाहिए। तो इसी अपने पत्रकारीय धर्म को मैं निभाते हुए हमारे साथ रविंद्र पंडित जी हैं। रविंद्र पंडित जी श्री जगन्नाथ पंडित जी के बेटे हैं। वो जगन्नाथ जी जो कि फ़िल्म के अंतिम में अगर आप देखिए तो एक पेड़ पे 3 लाशें लटकी होती हैं, काँटे से बंधी होती हैं वो लाशें और पूरा दुनिया उनको देखता है, उस फ़िल्म में उनको दिखाया गया है। तो डॉक्टर रविंद्र पंडित जी, रविंद्र जी हमारी आवाज़ आपको आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है, नमस्कार। रवीन जी हमारे साथ जुड़े हैं, अरविंद जी तिलक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देश के जाने-माने पत्रकार हैं और बहुत बेबाक बात अपनी रखते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र जी जुड़े हुए हैं, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और पेशे से चिकित्सक भी हैं और मानवीय संवेदना उनके अंदर कूट-कूट भरी है। साथ ही समाज में जो भी वो विसंगत देखते हैं, उसपे ज़रूर अपनी बात रखते हैं। तो आज की बहस हम शुरू करते हैं। हम कोई भूमिका नहीं बनाते हैं रवीन जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो 7 और 8 अक्टूबर की जो रात थी, जो वो दिन था, वो क्या था? उसके बारे में हमारी जनता को बताएँ। बिल्कुल वैसे तो बहुत बहुत मुश्किल से फिर से इन चीज़ों को दोहराना बहुत मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है बट चूँकि आप कह रहे हैं कि लोगों तक ये सारा पहुँचना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ 7 और 8 की इंटरवेनिंग नाइट में क्या हुआ था। अ, मेरे फादर लेट श्री जगन्नाथ पंडिता कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट कुपवारा बागवतपोरा में रहते थे। तो हम सब आ चुके थे। हम एक्चुअली शिफ्ट हो चुके थे उस दौरान जम्मू हम शिफ्ट हो चुके थे। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वो अभी वहाँ ही रुके हुए थे कश्मीर में। अ, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जॉब करते थे, तो वहाँ पर एज़ यूजुअल डे टू डे वर्क करने के बाद शाम को जब घर पहुँच गए थे और उनके साथ हमारे एक और रिलेटिव भी रहते थे, वो दोनों उस गाँव में अकेले 2 ही कश्मीरी हिंदूज़ रहते थे उस गाँव बागतपोरा में। तो 7 और 8 की नाइट के दौरान में वो शाम का खाना एज़ यूजुअल खा रहे थे और एक ही उन्होंने निवाला लिया था, तो जो हमारे वहाँ हमारे साथ हमारे खेत में काम कर रहे थे एक हमारे नौकर ही, तो उन्होंने उनको बताया कि कोई बाहर उनको ढूँढ रहे हैं। तो वो बाहर निकल गए, जैसे बाहर निकल गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि विद वेपन्स में वहाँ मिलिटेंट्स टेररिस्ट जो है वेट कर रहे थे उनका। तो उन्होंने उनको वहाँ से ही किडनैप करके और थोड़ा पास में ही हमारे बगीचे थे वहाँ पर, सेब का तो वहाँ बगीचा पर था, हाँ जी। सेब का बगीचा था आपका। हाँ जी, सेब का बगीचा वहाँ पर ले गए थे, तो और वहाँ पर दोनों को मतलब मेरे रिलेटिव को और मेरे फादर को भी दोनों को ले गए थे वहाँ से किडनैप करके वहाँ ले गए थे। वहाँ पर लेने के बाद उनसे काफ़ी टॉर्चर किया उन्होंने टॉर्चर इसलिए किया कि उनसे वो कहलवाना चाह रहे थे कि आप पाकिस्तान ज़िंदाबाद बोल दो या आप अगेंस्ट हिंदू हिंदू हिंदुस्तान के या राष्ट्र के अगेंस्ट बोलने के लिए उनको बोलने के लिए मजबूर कर रहे थे क्योंकि बॉडी पे बाद में हमने देख लिया कि बॉडी पे बहुत सारे टॉर्चर के निशान होल्स देखे गए थे अनगिनत कटीले से बनाए गए थे। बॉडी पे हाँ कीलों से या जो भी उनने यूज किया होगा इंस्ट्रूमेंट जिससे उन्होंने उनको
होल्स करके इतना टॉर्चर किया था कि सो दैट कि वो अगेंस्ट बोले हिंदुस्तान के। लेकिन वो मेरे डैड बिल्कुल राष्ट्रवादी थे, उन्होंने तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं कहने के कहे, जिसकी वजह से उनको और टॉर्चर हो गया। टॉर्चर काफी होने के बाद जब वो थक गए थे मिलिटेंट्स, उन्होंने फिर उसके जो हमारे बगीचे का जो सेब के बाग के जो वायरिंग होती है, तार जो होती है, तो उसी तार को यूज करके तो उनको फिर गले में बांध के उनको फिर वहां पर ही लटका दिया पेड़ के साथ। उतना ही नहीं, पेड़ के साथ लटकाने के बाद फिर उन्होंने वहां उस पर नोट भी एक लिखा था कि अगर कोई भी उसको बॉडी को उतारेगा, नीचे उतारेगा, उनके साथ भी हम ऐसा ही करेंगे। तो 2-3 दिन तक ऐसे ही बॉडी जो है पेड़ पे ही लटकती रही। उसके बाद फिर मेरे अंकल जो श्रीनगर में जॉब करते हैं, वो आके उन्होंने बॉडी को उतार के फिर क्रिमेशन के लिए भी हमारे अपने गांव में अलाउ नहीं किया गया था क्रिमेट करने के लिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में ले गए और उसके बाद वहां पर ही उन्होंने बॉडी को क्रिमेट कर दिया। 3 दिन के बाद, 3 दिन तक बॉडी जो है पेड़ के साथ ही लटक गई। सो ये एक इतना टॉर्चर था उनके साथ। और सबसे बड़ा हमारे लिए दुर्भाग्य ये था कि हम अपने फादर के दाह संस्कार में शामिल नहीं है। मैं मेरा बड़ा भाई और एक छोटा भाई है। हमारी मदर की डेथ पहले ही 78 में एक्सीडेंट में हो गई थी, तो हम होते हुए भी हम उनका दाह संस्कार नहीं कर पाए। अपने बेटे होने के बावजूद भी हम अपने बाप को कंधा नहीं दे सके। तो ये दुख अभी भी हमारे पास और हमेशा रहेगा हमारी जिंदगी में। डॉक्टर भूपेंद्र सर, कुछ आप कहेंगे इस पे? पहले तो जो रविंद्र जी हैं, पूरा कश्मीरी पंडित समुदाय है, उस पर हम सबको पहले से संवेदना है, क्योंकि हम लोग उन विचारों से जुड़े रहे हैं और इस फिल्म के माध्यम से भी उन संवेदनाओं को लोगों तक ले जाने का एक सटीक और सही माध्यम प्राप्त हुआ है। रविंद्र जी यहाँ पर उपस्थित हैं और माननीय अरविंद जी यहाँ पर हैं। मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। अभी 3 महीना पहले भी सुशील पंडिता जी जब यहाँ पर लखनऊ में आए हुए थे, तो आपसे हमारी बात भी हुई थी। तब भी हम लोगों ने जो यंग डॉक्टर्स थे, कम से कम 20 से 25 लोगों को बुलाया। मैंने कहा पहले पूरा वो जो नैरेटिव है, वो जो भूमिका है, उसको समझिए। उसके बाद हम लोगों ने लोगों को, क्योंकि हम लोग अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने स्तर पर यही कर सकते हैं कि इतिहास से जो हमें सबक मिला है, जो सीख मिला है, उसको अपने दिमाग में, दिल में रखें, ताकि वो चीजें रिपीट ना हो। तो उस समय भी हम लोगों के साथ बैठ करके इस तरह का आयोजन हमने कराया था जब सुशील जी आए थे। उसके बाद अभी जब 27 को भाषा सुम्बली जी और सुशील जी फिर से आए थे, तभी मेरे घर पर ही थे हम लोग। फिर से और जो यंग लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको मेडिकोज को बुला करके, आप जानते हैं अयोध्या मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब विजय कुमार जी को भी मैंने बुलाया था कि कुछ बच्चों को लेकर आइए। तो हमें ये लगता है कि इस फिल्म की वजह से, और शायद रविंद्र जी को पता भी होगा कि इंडिया टुडे ने जो इंग्लिश वर्जन है, उसने इस बार का पूरा जो मेन एडिटोरियल है वो इस फिल्म पर लिखा है। शायद बहुत लंबे इतिहास में इंडिया टुडे जैसे मैगजीन को अपना पूरा एडिटोरियल जो इस वीक का अभी 3 दिन पहले आया है, उसने इस फिल्म के ऊपर लिखा है और स्वीकारोक्ति के साथ, हाँ ये घटनाएं हुई थी और मीडिया की तरफ से भी उन बातों को नहीं पहुंचाया गया था। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इस मुद्दे पर जब तक लोगों तक बातें जाएंगी नहीं, लोग जागरूक नहीं होंगे। और देखिए, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जागरूकता ही सबसे बड़ा समाधान है। और अभी तक तो हम सभी जानते हैं कि जैसे साल 2 साल में एक आध बार ये मुद्दे उठ जाते थे, उससे भी कुछ विशेष विचारधारा के लोग जुड़ते थे, फिर वो लोग भी भूल जाते थे। लेकिन धीरे धीरे एक जो धारा 370 हटाने का काम हुआ, उसके बाद मैं मानता हूँ रविंद्र जी यहाँ पर है, उनको अच्छी तरह मालूम है कि सरकार कहीं ना कहीं, उन लोग का कहना है कि इवेंट ज्यादा कर रही है और वास्तविक काम नहीं हो रहा है। ये मैंने बहुत अच्छे से जो उनके समाज के लोग हैं, संभ्रांत लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, लगातार चर्चा कर रहा हूँ, उन्होंने ये कहा है। लेकिन हमें लगता है कि इस फिल्म ने वो सीरियसनेस पैदा की है कि ये मुद्दा हम इसको डिनाई नहीं कर सकते और ये एक बड़ा भारत के इतिहास का एक प्रस्थान बिंदु है। हम ये कह सकते हैं कि आप यदि 1000 साल 1200 साल के इतिहास में देखेंगे, तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों का नरसंहार करके उनको अपनी जगह से शिफ्ट करने का काम
केवल 2 ही बार हुआ है। एक हुआ है जब भारत का बंटवारा हुआ है और दूसरा ये कांड हुआ है। और हमें लगता है कि हम बंटवारे से भी सबक नहीं लिए। हमें किसी समाज के बारे में द्वेष रखना और एक आइडिया जो उस समाज में बड़े आराम से पेनिट्रेट कर जाता है, उससे सावधान रहना, ये दोनों अलग-अलग चीज है। और उस सावधान रहने को कुछ लोग कर रहे हैं कि इन बातों को उठाने से हेट फैलेगा, इन बातों को उठाने से 2 समाज के बीच विद्वेष फैलेगा। हमें तो ये लगता है कि जब तक वो समाज अपनी गलती स्वीकार न करे और ये कहे हाँ, हमसे गलती हुई है, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं और आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। ये बात उस समाज को करना चाहिए जिसने कि कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय किया है, नरसंहार किया है, उनको अपने जमीन से अलग किया है। और ये आशा की जाए कि कश्मीरी पंडित उन बातों को भूल करके फिर से किस लिए जाए, फिर से एक नए नरसंहार के लिए जाए, फिर से नए मर्डर के लिए जाए, फिर से उसी हिंसा के लिए जाए। मैंने तो बार-बार लिखा है, पता नहीं रविंद्र जी को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। मैंने ये लिखा है कि जिस तरह का समाज में आप जानते हैं कि स्वास्थ्य यात्राओं के माध्यम से मैं बारामूला में, गांदरबल में जाकर के वहां के उन मुस्लिम परिवारों में जाकर रहा हूँ, 2-2 दिन, 3-3 दिन उनके बच्चों के साथ घूमा हूँ, खेला हूँ, क्रिकेट भी। यानी कि वो बच्चे इस तरह से वहां पर माइंड वॉश है अरविंद जी, मैं बताना चाहता हूँ कि क्रिकेट का मैच हो रहा है, 5 साल के 7 साल के बच्चे खेल रहे थे, हम लोग भी साथ में खेल रहे थे, क्योंकि डॉक्टर थे तो वो काफी रिलाई करते थे हम लोग को। तो वहां पर छक्का लगने पर पाकिस्तान जिंदाबाद हो रहा है और उस बच्चे को मालूम नहीं भारत क्या है, पाकिस्तान क्या है, हिंदुस्तान क्या है, हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है, जिहाद क्या है, आतंक क्या है, हिंदुत्व क्या है, कुछ नहीं पता है, पार्टीशन क्या है। लेकिन वो एक छक्का लगाने पर भी पाकिस्तान जिंदाबाद बोल देता है। तो किस कदर वहां पर ब्रेन वॉश है। और वो जो तैयार हो रही है पीढ़ी जिसको आप कश्मीरियत कहते हैं, वो अब कश्मीरियत नहीं है, वो अरबियत वहां पर और शरीयत वहां पर फैल चुकी है। कश्मीर के कपड़े पहने हुए बच्चियां मुझे वहां के गांव में नहीं दिखाई दी रोहित जी। मैं तो गांव में ही था 2 साल, तब धारा 370 समाप्त नहीं हुई थी, 3 साल 4 साल पहले की बात है। मैं गांव में था, बिल्कुल गांव में था। वहां पर मुझे एक भी बच्ची ऐसी नहीं मिली जो कश्मीरी कपड़े पहन करके दिखाई दे। बच्चियों के स्कूल थे, वो भी बिल्कुल वहां पर भी सभी बच्चियां जो अरबी पोशाक है उसमें थे, बच्चे भी अरबी पोशाक में थे। और मैं रविंद्र जी जानते हैं कि ये तो आज तक चर्चा ही नहीं हुआ कि जो बजट एलोकेशन वहां पर हो रहा है जम्मू और कश्मीर के बीच, उसके बीच इतना बड़ा गैप है। मुझे जम्मू जाना था एक बार, तो मैं जहां पर जा रहा था कोई सड़क नहीं, कुछ नहीं, अंत में खच्चर पर बैठकर मैं गया था और मेरे साथ जम्मू मेडिकल कॉलेज की 2 बच्चियां थी। कश्मीर में ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि पहले तो कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया, फिर उन्होंने जो भय दिखाया सरकार, उस भय के कारण इतना ज्यादा उनको वो तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हुई, वहां पर इतना पैसा गया कि मुझे तो वहां पर कोई कच्चे घर नहीं दिखाई दिए, कोई गरीब आदमी दिखाई नहीं दिया। कश्मीर में ये सत्य बात है, जो घाटी का एरिया है, न वहां में गरीब आदमी दिखाई दिए, न कच्चे मकान वाले दिखाई दिए, न कोई ऐसा आदमी दिखाई दिया कि जो मजदूरी कर रहा। हाँ, मजदूरी करने वाले लोग हैं, बिहार के मजदूर आज भी कश्मीर के गांव-गांव में लगभग 7 से 8% आबादी लेकर के वहां पर बसे हुए हैं। हालांकि धारा 370 तब थी, जमीन वगैरह नहीं था, इसलिए वो स्थापित नहीं हो सकते थे। तो कश्मीरी पंडितों का जाना इतना आसान नहीं है, मैं ये जानता हूँ, लेकिन मेरी ये राय हमेशा से रही, मैं फिर से दे रहा हूँ कि कश्मीरी पंडितों को भी ये विचार करना पड़ेगा कि वो कश्मीरी के बजाय अब भारतीय, और पंडित के बजाय हिंदू के रूप में जो अपनी पहचान विकसित करेंगे, भारतीय हिंदू के रूप में जो अपनी पहचान विकसित करेंगे, और अन्य हिंदू समाज को अपने साथ यदि मोटिवेट करके वहां पर ले जाए, तो मैं बता रहा हूँ कि लद्दाख जैसी जगह में भी बिहार का आदमी रह सकता है और बाकी समाज को सिक्योर कर सकता है। तो इस तरह से कुछ रणनीति बनानी पड़ेगी। हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे, भावनात्मक रूप से काम नहीं चलने वाला है। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा रोहित जी। मैंने इस पर लिखा भी था, शायद आपने पढ़ा होगा, कि अब ये हमें अपनी पहचान भी परिवर्तन करना होगा। जैसे बंगाल का मुद्दा आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि बंगालियों की सुरक्षा कैसे हो। जब तक वो बंगाली बने रहेंगे और अपने जाति के रूप में रहेंगे, कोई और व्यक्ति कैसे भारतीय की रक्षा कर सकता है, हिंदू की रक्षा कर सकता है, मुसलमान की रक्षा कर सकता है, लेकिन बंगाली की रक्षा उत्तर प्रदेश वाला या बिहारी नहीं कर सकता है। तो उस पहचान के स्तर पर धीरे 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 हमें कुछ नए विचार का सिंथेसिस करना चाहिए और नए तरीके से और राजनीतिक रूप से और दूरदर्शिता के दृष्टि से सोच करके काम करना चाहिए। हमें लगता है कि दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है और यहूदियों ने इजराइल की स्थापना करके हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है अपना उदाहरण। हम अपनी बात इसी पर समाप्त कर रहे हैं। कोई मेरी बात कड़वी लगी रविंद्र जी से तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आपने हमें ध्यान से सुना, आप सभी का धन्यवाद। नहीं, आपसे जुड़े रहिए। अरविंद जी, तिलक सर, हमारी आवाज आ रही है आपको? जी जी।
सर जैसे कि अभी डॉक्टर भूपेश सर ने बताया कि एक तरह से जो सामाजिक ताना-बाना उनको लेकर के, और दूसरी बात ये भी आती है कि जैसा कि मैंने पढ़ा भी है कि वामपंथ, उससे भी कुछ कश्मीरी पंडित के बड़े नेता जो कश्मीरी समाज के, वो भी जुड़े रहे, और इसके इसके बाद जब ये इस तरह के मुद्दे आए और उसपे वो लोग वामपंथी लोग चुप हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि छोटी-छोटी बात की मोमबत्ती को बाहर मतलब मोमबत्ती गैंग निकालना, बनाना, फिर उसके बाद पुरस्कार वापसी करना। आखिर में इतने बड़े भीषण नरसंहार के बाद एक जो कथित सेक्युलर गैंग है, या ये कहिए कि जो खुद को अपना एक सेक्युलर का लंबरदार मानता है, वो चुप क्यों रहा? क्या कारण, आप इसको क्या देखते हैं? रोहित जी देखिए, इसके 3-4 पक्ष हैं। एक तो रविंद्र जी ने जो मर्मांतक पीड़ा व्यक्त की है अपने पिताजी की, वो बहुत ही विचलित करने वाली है। और मुझे लगता है कि जिस समय पलायन हुआ, वहाँ तकरीबन हर परिवार के साथ ऐसा ही हुआ या इससे भी ज़्यादा विभत्स हुआ, जिसका वर्णन करना अत्यंत ही दुरूह कार्य है। और ये कृत्य उस समय हुए जब देश में संसद भी चल रहा था, सरकारें भी थी, समाज के बुद्धिजीवी भी थे, एक्टिविस्ट भी थे, जैसा कि आपने कहा मोमबत्तियाँ जला करके बाहर निकलने वाले लोग भी थे। लेकिन वो कोई एक दिन की घटना नहीं थी। जब शेख अब्दुल्ला की सरकार वहाँ पे हिंदुओं की जमीन को छीन करके जो कृषि योग्य थी जोतने वालों को दे दी, तब भी केंद्र की बैठी सरकार, वहाँ की किसी सरकार ने या भारत के अन्य किसी राज्यों की सरकार ने इसका विरोध नहीं किया। जब हिंदुओं ने मुसलमानों को कर्जा दे रखा था, तो जब निरस्तीकरण की योजना लागू की गई, तो उनके सारे कर्जे जो है डूब गए, किसी ने भी चू नहीं बोला। हालात तब बिगड़े जब वहाँ पे गुलाम मोहम्मद शाह जो फारूक अब्दुल्ला का रिश्तेदार था, और जिस तरह से कश्मीर में विशेष रूप से जो जम्मू में जो सचिवालय बन रहा था और वहाँ पर एक शाह मस्जिद का निर्माण कराने की कोशिश हुई है हिंदू परिसर में। हिंदुओं का स्वाभाविक वो अधिकार था कि विरोध करें, और जिस तरह वह जाकर के घाटी में यह कहा कि वहाँ मस्जिदें गिराई जा रही है, मुसलमानों का कत्ल किया जा रहा है, यानी मुसलमानों को उकसाया गया। और जिस तरह से 19 जनवरी 90 को जो कुछ हुआ, वो आगे कहने की बहुत जरूरत नहीं रह जाती है। अब आते हैं आपके सवाल पर और उस विमर्श पर, जो कि फिल्म से लेकर के जो समाज में बैठे हुए बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो वामपंथी विचारधारा के हों, चाहे समाजवादी विचारधारा के हों, या लेफ्ट हों, या जो कुछ हो, सवाल ये उठता है कि इनकी चुप्पी क्यों है? इनकी चुप्पी भी है, और दूसरी तरफ जो फ़िल्म जो है, जो सच को, जैसा कि आपने अपनी भूमिका में ही कहा कि जो समाज जो घटित होता है, फ़िल्में प्रतिबिंबित करती हैं। उस पर जब फ़िल्म जो आई है, उस पर जो एक विमर्श खड़ा हुआ है, जो जो फ़िल्म जो है समाज में जो जम्मू-कश्मीर में घटित हुआ, उसका एक छोटा-सा अंश भर जो है वहाँ बयाँ की है। और इस पर जो तूफ़ान खड़ा किया जा रहा है, जैसा कि भूपेंद्र जी ने कहा कि कहा जा रहा है कि हेट को बढ़ावा मिल रहा है, समाज में नफ़रत, द्वेष की प्रतिहिंसा को बढ़ावा मिल रहा है। क्या ये अपने आप में सच है? बिल्कुल नहीं। देखिए, समाज में बैठे हुए ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवी, जो हमेशा जो राष्ट्रवाद के मसले पर, जहाँ पे समानता, बंधुत्व की बात होती है, उस मसले पर अपने विचारों को जिस ढंग से रखते हैं और जो जिस दो मुँहे ढंग से बात करते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। दरअसल ये लोग जो हैं, जो चीन के चेयरमैन को अपना चेयरमैन मानते हैं, इनसे आप अपेक्षा रखेंगे कि वह जो है जम्मू कश्मीर के मसले पर मोमबत्ती निकालें, उन लोगों के साथ खड़ा हो, उन लोगों के विचारों से अपने विचारों को जोड़े, यह संभव ही नहीं है। उनका एकमात्र एजेंडा होता है भारत के खिलाफ बोलना, भारत की जो एक सांस्कृतिक विरासत है, भारत का जो एक इतिहास है, भारत का एक जो मूल्य है, प्रतिमान है, उसके खिलाफ जो है नकारात्मक एजेंडा चलाना। जिस तरह से इतिहास में आप देखिए, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, जिनको कि आतंकवादी कहा गया, चंद्रगुप्त मौर्य को, शिवाजी को पहाड़ी चूहिया कहा गया। जिस तरह से इतिहास को विकृत की गई, ठीक उसी तरह से जम्मू कश्मीर की जो घटना घटी, जो पलायन की, सही कहा भूपेंद्र जी के विश्व इतिहास में इस तरह की घटनाएं कम है जो बड़े पैमाने पे पलायन हुआ है। और उसको लेकर के कहीं भी किसी प्रकार का भी किसी की संवेदनशीलता जो है समाज के सामने आई नहीं। और एक जो फिल्मकार जो है इसको सामने लाने की चेष्टा करता है, तो उसके ऊपर जो है अनावश्यक ढंग से प्रहार किए जाते हैं, उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं समाज को तोड़ने का, विध्वंस करने का। अब ये देखिए, सवाल इससे बहुत आगे रोहित जी बढ़ जाता है कि क्या ऐसे लोगों के साथ भारतीय समाज का व्यवहार क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों के साथ जो निर्वाचित सरकारें हैं, यह जानती हैं कि ऐसे लोग समाज के लिए जो है कहीं न कहीं जो है कुल मिलाकर के घातक सिद्ध हो रहे हैं। राष्ट्रवाद के खिलाफ ये इनकी इनकी मुखरता जो है कहीं न कहीं लोगों को लामबंद करके भारतीयता के खिलाफ जो है मुखर कर रही है। इनके खिलाफ क्या होना चाहिए? मेरा मानना है कैंसर को खत्म करना है तो कैंसर के कीड़े को मारना आवश्यक होता है।
रूट्स इन कश्मीर के कुछ कश्मीरी पंडितों की जो संस्था है, वे लोग जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कहते हैं कि इस मामले की जांच हो, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, यह मामला इतना पुराना हो चुका है कि इसकी जांच नहीं हो सकती है। वहीं पर जब 1984 का दंगा जब होता है, तो उसका तकरीबन 33 साल बाद जांच होती है। सवाल लाजिमी है कि इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? सवाल यह भी है कि अगर उसके जो है पुख्ता सबूत नहीं है, तो उसके पुख्ता सबूत जुटाने का प्रयास क्यों नहीं होना चाहिए? अगर कोई फ़िल्म बनती है, तो उस फ़िल्म को पूरी तरह से उसके किरदार जो है, उसके जो राइटिंग करने वाले हैं या स्क्रिप्ट लिखने वाले जो हैं, उनकी सुरक्षा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ये तमाम ऐसी बातें हैं जो भारतीय जनमानस में ये कौंध रहा है। और जिस तरह से फ़िल्म आई है और जिस तरह से लोग जो है कश्मीर के उस पलायन से जुड़े जो परिवार हैं, जो उनकी व्यथा है, जो उनकी कथा है, उससे अपने आप को जो है कनेक्ट किए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है रोहित जी। मेरा मानना है कि सरकार को जो है, समाज को, जो बुद्धिजीवी है, जो वे बुद्धिजीवी जो कि समाज के बारे में चिंतित रहते हैं, वे नहीं कि जो एक एजेंडा चलाते हैं। एजेंडाधारियों के लिए या कोई मसला नहीं है। उनके लिए तो यह मसला सिर्फ यह है कि किस तरह से इसके खिलाफ जो है प्रतिरोध का प्रस्तावना इतना बड़ा कर दिया जाए, या इसको हिंदुत्व के फ्रेम में इस तरह से फिट कर दिया जाए, इसको एक जो है एक नैरेटिव ऐसा गढ़ दिया जाए कि मान लिया जाए कि सारा कुछ जो है एक प्लान के तहत हो रहा है। तो कुल मिलाकर के इस पर जो है एक बड़े विमर्श की जरूरत है, और जो इस पर जो सकारात्मक सोच वाले राष्ट्र के हैं, उनके उनको लोगों को भी लामबंद करने की जरूरत है। और अब समय आ गया है कि देश में कुछ इस तरह की फिल्में बननी चाहिए जो हमारे इतिहास को, हमारे अतीत को, हमारे स्वाभिमान को जो है सामने लाए और देश के लोगों को जोड़े। रोहित जी। अनिल सर जुड़े हैं आप? अनिल द्विवेदी सर? रवीन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज तो आ रही है। जैसे कि अभी आपने डॉक्टर भूपेंद्र जी को सुना और अरविंद तिलक जी को सुना, अब हम आपसे जानना चाहते हैं जो जिस तरह से बातें की गई कि कहीं ना कहीं अपने आप को ये मानना होगा कि हम कश्मीरी पंडित के बजाय भारतीय और हिंदू, इस तरह की जो बातें सामने आई, इसके बाद जो बात आई कि जो और एजेंडाधारी लोग हैं, जैसे कि 1984 की बात आई कि उसकी जांच हो सकती है, इस केस की जांच नहीं हो सकती है, क्यों? आखिर में सबूत की भी बात की गई कि आखिर में सबूत नहीं मिल पाया। अभी एक किसी और से मेरी बात हो रही थी कश्मीरी पंडित से, उनका ये कहना था कि सरकार ये कहती है या फिर न्यायालय ये कहता है कि सबूत नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूँ सर, थोड़ा क्योंकि ये अब मौका मिला है कि आपसे हम बात कर रहे हैं। दूसरा ये सर, जो वो कैंप वाली जो स्थिति थी, कुछ हम उसके बारे में भी जानना चाहते हैं कि एक जहाँ एक ठंडे प्रदेश से आप आए, जहाँ हमेशा सदा सुहावन रहता है, एक बड़ा मनोहारी दृश्य होता है कश्मीर का, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं और देखे भी हैं, सुने भी हैं। वो कैंप की जरा स्थिति बताइए, वो लोग भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, कैंप में किस तरह की स्थितियाँ थी आप लोग? देखिए, जो अभी मैंने सुन लिया दोनों पैनलिस्ट को, जरा बताइए, बात रखिए जो डॉक्टर भूपेंद्र जी ने और अरविंद जी ने जो कहा। हाँ, जो मैंने पूरा सुन लिया है, ये बहुत बिल्कुल सही है कि ये जब हम वहां से निकल गए थे, द इम्पोर्टेंट थिंग जो था हमारे लिए ये था कि हम सर्वाइवल कैसे करेंगे। जब हम निकले थे वहां से, क्योंकि हम जिस वक्त निकले थे तो हम जो हमने पहन लिया था, जो हमारे पहनावा जो था वही था साथ, हम कुछ और साथ नहीं ले पाए थे, क्योंकि सबको यही उस टाइम पे यही हम कंसिडरेशन में थे कि शायद ये कुछ दिनों के लिए ये हो रहा है जो कश्मीर में हो रहा है, तो उसके बाद शायद ठीक हो जाएगी हालत, तो हमें फिर से वापस जाना पड़ा। तो बहुत सारे लोग या तो सामान अपने ले नहीं पाए थे, या तो जो 19 जैन का जो एपिसोड हुआ था उस टाइम पे ले नहीं पाए बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। उसके बाद जब हम वहां से निकल गए, जब हम जम्मू पहुंच गए, जम्मू में तो हमारे लिए कुछ था ही नहीं, देयर वाज नथिंग। ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं जा रहे हैं जहां हमें पता है कि यहाँ रहना है। तो अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो हम जैसे वहां पहुंच गए, जम्मू में पहुंच गए, जम्मू से पहले ही तो एक जगह उधमपुर आती है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में हम रहे थे। तो हमने तो पहले जो है एक वहां पर एक मंदिर था, मंदिर की धर्मशाला थी, वहां ही हम पहले 1-2 दिन हम वहां ही रुके थे, उसी धर्मशाला में रुके थे, जब तक हम कुछ अपने लिए देखें कि कहाँ रुकने का इंतजाम करें। तो उसके बाद भी जहां हम रुके थे तो वो ऐसे हमें जगहें मिली, जैसे फॉर एग्जांपल काउ शेड है, जहां पर काउ शेड लोगों के है, वहां पर हमें रुकना पड़ा था।
जो जम्मू में आ गए थे, जम्मू में बाद में जो टेंट्स में रह गए थे, आप ये समझ लीजिए एक टेंट में 10-10 लोग, 15-15 लोग एक टेंट में रहे हैं। 40-45 की हीट थी और नीचे से भी सांप आते थे, बिच्छुआ, ये सारी चीजें जो है आपको बिल्कुल सामने दिख रही थी। कितने सारे लोग वहां पर, जितने भी लोग मर गए हैं कश्मीर में, वो तो उसका तो कोई हम अंदाजा लगा नहीं सकते। लेकिन उसके बाद जब हम जम्मू आ गए हैं, उससे भी कई गुना लोग या तो सांप के डसने से मर गए या तो बिच्छू के। ऐसे भी लोग थे जो डिप्रेशन में होके चले गए और उनको दे कुड नॉट कम बैक फ्रॉम दैट डिप्रेशन। ऐसे भी लोग थे जो क्योंकि हम जहां से आए थे अपनी अपनी घरों में रहने के बाद एक कमरे में या एक टेंट में, इट वाज नॉट इजी फॉर एवरीवन टू स्टे देयर। और उसी एनवायरनमेंट में हमने सालों गुजारे हैं, 2-3 साल 5 साल हमने उन्हीं टेंटों में गुजारे हैं। अभी भी कैंप्स चल रहे हैं। जगती में देयर इज अ टाउनशिप कैंप है, वहां पर भी 1 रूम सेट दिया हुआ है गवर्नमेंट ने। देन देयर आर मुट्ठी में है, वहां पर भी है। अभी भी कैंपों में बहुत सारे लोग अभी भी कैंप में रह रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट 32 साल हो गए हैं, अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिससे हम ये समझे कि हाँ हमारे लिए गवर्नमेंट ने, इरेस्पेक्टिव ऑफ विच गवर्नमेंट हैज रूल्ड, बट किसी ने ऐसा नहीं किया कि जिससे हमें लगे कि हाँ हमें, अगर हम वहां से निकल गए अपने ही कंट्री में हम रह रहे हैं और अपने ही कंट्री में हमें एक जगह से दूसरी जगह आना पड़ा, उसके बावजूद भी हमारे को क्या गवर्नमेंट ने दिया, वो आई डोंट थिंक कि वो इट इज सफिशिएंट। जो इम्पोर्टेंट थिंग है, अब हर कोई कहता है कि हमें वापस जाना चाहिए या हमें वापस गवर्नमेंट ले जाए वहां, लेकिन वापस किस कंडीशन में जाएं हम? वापस तो हम उसी कंडीशन में जा सकते हैं जब वहां पर ऐसी कंडीशन हो जहां हम रह सकें। ऐसा नहीं, वी कैन नॉट गो एंड फिर से एक बार और जेनोसाइड हमें झेलना पड़े, वो वाली व्यवस्था नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए ऐसी कंडीसिव सिचुएशन वहां जहां पर हम रह सकें, जहां पर हमें लगे कि हम सेफ है। आज की डेट में अगर हम कश्मीर से निकले हैं, वी आर थिंकिंग कि हम एज कश्मीरी हिंदूज हम सेफ है आउटसाइड कश्मीर। लेकिन अगर हम उधर ही फिर से जाएं जहां पर हमारे साथ जेनोसाइड हुआ था 90s में, फिर हमारे लिए क्या फायदा, क्या है जाने का? व्हाई वुड आई गो जब मुझे वहां पर सिक्योरिटी नहीं मिलेगी? मैं अपनी फैमिली को लेके क्यों जाऊं वहां पर जब मुझे ये पता है कि वहां सिक्योर नहीं है? तो पहला जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि कश्मीर को जब तक आप सिक्योर नहीं कर सकते हो तब तक नहीं हो सकता। धारा 370 हटने के बाद क्या बदली स्थितियां आप देख रहे हैं? कुछ आपको लग रहा है कुछ बदलाव हुआ है उसके बाद? कभी आपका जाना हुआ अपने गृह जनपद में? धारा 370 हटाने से अगर आप ऑन ग्राउंड लेवल पे देखोगे, एज ए कश्मीरी अगर मैं अपनी बात बताऊंगा, मेरे लिए ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं लग रहा है मुझे। उसका रीजन ये है, मेरे लिए धारा 370 हो या ना हो तब तक उसका कोई फायदा नहीं है जब तक मैं कश्मीर वैली में वापस नहीं जाऊं। अगर मैं वैली में वापस नहीं जा पा रहा हूं, 2 साल हो गए धारा 370 को, तो मेरे लिए धारा 370 होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता है ना। मैं तब मानता हूं कि जब धारा 370 हटने के बाद कि वहां पर ऐसी सिचुएशंस आज की डेट में होनी चाहिए थी कि वहां पर लोग फिर से दोबारा बसने शुरू हो गए विदाउट एनी टेरर। वो डर जो है, उस डर के बगैर अगर वहां रह रहे हैं कुछ लोग धारा 370 के बाद, हाँ ठीक है, देन वी कैन से कि हाँ धारा 370 ने कुछ इम्पैक्ट किया है। लेकिन आज की डेट में अगर मैं देखूं, मैं एज एन इंडिविजुअल मैं अभी नहीं जा सकता हूं अपने गांव जहां मैं मतलब जहां मैंने अपना प्राइम यूथ काटा है, वहां मैं नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं वहां जाऊंगा मेरे साथ क्या हो सकता है। मुझे पता है क्योंकि 3 डिकेड्स की गैप है। जो बच्चे 90s के बाद जन्मे हैं उनको पता ही नहीं है कि कश्मीरी हिंदूज क्या थे। उनके लिए वो कल्पना है और उनके अंदर जो भी आपने जो भी उनको बोला है उन्होंने वही अपने दिमाग में बिठाया होगा, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि कश्मीरी हिंदूज भी थे यहाँ पर, वो भी हमारे साथ रह रहे हैं। 32 साल वाला होगा जो 90s में होगा, एंड 32 ईयर ओल्ड तो बहुत बड़ा, मतलब ही इज
वेल मैच्योर्ड गाय होगा, जब उसको उसके दिमाग में होगा ही नहीं कोई चीज, तो वो कैसे एक्सेप्ट करेगा मुझे? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। डॉक्टर भूपेश सर, आवाज आ रही है? जी जी जी। सर, जैसे अभी एक बात आई 370 की और सुरक्षा की बात आई, तो क्या कहेंगे आप इस पे? आप तो लंबे समय जुड़े भी हैं और चीजों को देख भी रहे हैं, यहाँ तक कि आप वहां जाकर रहे भी हैं। जो स्थितियां बन रही है, जैसे कि अभी आपने बताया रविंद्र जी ने, कि हमें डर है कहीं ना कहीं सुरक्षा की भावना को लेकर, आप क्या कहेंगे सर इस पे? मुझे लगता है कि देखिए, जब तक वहां पर संख्या का एक अपना मैटर है, अरविंद जी निश्चित रूप से इस बात से सहमत होंगे कि जब तक वो जो जनसंख्या का रेशियो थोड़ा वहां मेंटेन नहीं होगा, एक पॉपुलेशन ऐसी है वो बिल्कुल ही कट्टर है, और एक पॉपुलेशन ऐसा है जो बिल्कुल ही सहिष्णु है, टॉलरेंस है, वो न तलवार उठाना जानता है, न बंदूक उठाना जानता है। उसको यदि आप रख देंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि शेर के पिजड़े में आपने भेड़ ले जाकर के बांध दी है। पहली बात, यानी कि आप फिर से नए सिरे से एक नए जिनोसाइड का आप निमंत्रण देंगे। दूसरी बात यह है कि जो कश्मीरी पंडित हैं वो बड़े ही एक पढ़ा लिखा कौम है, बड़ा ही संभ्रांत कौम है, और मैं अच्छा लगे चाहे बुरा किसी को, वो लड़ नहीं पाएगी जिहादियों से। मैं स्पष्ट बात बता रहा हूं। हमें ये लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक आप बिहार और पूर्वांचल के पॉपुलेशन को साथ ले जाकर के वहां पर नहीं बसाएंगे बड़ी संख्या में, मैं बार बार कह रहा हूं। हाँ, अब मुझे ये बात काफी अच्छा लगा जब इस बार इन्वेस्टर समिट हुआ है, और सबसे अच्छी बात ये रही कि इन्होंने मिडिल ईस्ट से ही पैसा ले आकर के वहां पर लगाया है, क्योंकि ये सारा जो कट्टरवाद का की जड़ है वो मिडिल ईस्ट है, वहीं से आकर के ये अरबी जिहादी माइंडसेट कश्मीर में पनपाया जाता है, साहित्यिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। अब की जो पैसा लाया जा रहा है कश्मीर में लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, उसका एक बड़ा हिस्सा वहीं से लाया जा रहा है।